तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की। एक ऐसी कहानी जो बैलगाड़ी से शुरू होकर सीधा सितारों तक जा पहुंची। वाकई ये एक अविश्वसनीय सफर है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत के लिए इससे बेहतर पल और क्या हो सकता है ना? सोचिए, उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूछती हैं, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? और जवाब आता है, सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा का ये जवाब आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस नए भारत के आत्मविश्वास की आवाज थी जो दुनिया में अपनी जगह बना रहा था। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक सपने से हुई। चलिए अब सीधे चलते हैं उस दौर में जहां भारत की स्पेस प्रोग्राम की पहली ईंट रखी जा रही थी। देखते हैं कि इस सपने के पीछे सोच क्या थी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1962 से। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इनको स्पार बनाया। फिर ठीक 1969 में इसका नाम बदलकर हो गया इसरो। इसके बाद तो बस एक के बाद एक मील के पत्थर रखे गए। 1975 में हमारा पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ और 1980 वो साल था जब हमने रोहिणी सैटेलाइट के साथ पहली बार अपनी ही जमीन से कामयाब लॉन्चिंग की। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब इन दोनों लॉन्च में एक बहुत बड़ा फर्क है जो आत्मनिर्भरता की पूरी कहानी कहता है। देखिए, आर्यभट्ट हमारा पहला कदम तो था, पर उसके लिए हमें सोवियत संघ की मदद लेनी पड़ी। लेकिन असली गेम चेंजर था 1980 का रोहिणी मिशन। क्यों? क्योंकि इसे हमने अपने खुद के रॉकेट SLV-3 से लॉन्च किया, जिसे बनाने वाली टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस एक लॉन्च ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर है। और बस इसी के साथ भारत की एंट्री हुई उस खास स्पेस क्लब में। और ये तस्वीर, ये तो ISRO की पहचान बन गई है। ये उस जुगाड़ वाली सोच का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कम से कम संसाधनों में बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। कहानी ये है कि 1981 में भारत के पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल की टेस्टिंग के लिए उसे एक बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। सोचिए जरा, ये एक तस्वीर पूरी दुनिया को ये संदेश देती है कि बड़े सपनों के लिए बड़े तामझाम से ज्यादा मजबूत इरादे चाहिए होते हैं। तो जुगाड़ और शुरुआती कामयाबियों के बाद अब वो दौर आया जब इसरो ने असली ताकत दिखानी शुरू की। चलिए देखते हैं कि कैसे इसरो स्पेस लॉन्च की दुनिया में एक भरोसेमंद और पावरफुल खिलाड़ी बना। तो अब मिलते हैं इसरो के दो सबसे बड़े स्टार्स से। एक तरफ है PSLV, जिसे हम सब इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं, मतलब सबसे भरोसेमंद साथी। चंद्रयान 1 हो या मंगलयान, ज्यादातर बड़े मिशंस इसी ने पार लगाए हैं। और दूसरी तरफ है हमारा अपना बाहुबली यानी LVM-3। ये भारत का सबसे भारी और सबसे ताकतवर रॉकेट है। याद है चंद्रयान 3? उसे इसी बाहुबली ने अपनी मंजिल तक पहुंचाया था। और इसी वर्क हॉर्स PSLV ने 2017 में वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1, 2, 10 नहीं, बल्कि पूरे 104 सैटेलाइट्स, वो भी एक ही रॉकेट से, एक ही बार में। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बस इसी एक मिशन ने भारत के लिए कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च का पूरा बाजार खोल कर रख दिया। हाँ, ये बात सही है कि बाद में SpaceX ने 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन इसरो की कामयाबी फिर भी बहुत बड़ी थी। क्यों? क्योंकि भारत ने ये साबित कर दिया कि वो बहुत ही कम खर्च में, जिसे फ्रूगल इंजीनियरिंग कहते हैं, वर्ल्ड क्लास स्पेस सर्विस दे सकता है। और यही तो भारत का असली USP है। चलिए अब बात करते हैं उन मिशनों की जिन्होंने इसरो का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। ये वो मिशन थे जिन्होंने भारत को स्पेस की दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर स्थापित किया। ये दो मिशन तो बस कमाल ही हैं। पहले बात मंगलयान की। 2013 में भारत दुनिया का पहला और इकलौता देश बना जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल की ऑर्बिट में एंट्री कर ली, वो भी हॉलीवुड मूवी से भी कम बजट में। और फिर आया 2023 जब चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था, चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग। इन दोनों मिशनों ने सिर्फ हमारा सीना गर्व से चौड़ा नहीं किया, बल्कि साइंस की दुनिया को ऐसा डेटा दिया जो बेशकीमती है। आदित्य L1 मिशन भी आजकल काफी चर्चा में है। तो ये L1 पॉइंट क्या चीज है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, स्पेस में एक ऐसी खास जगह है जो धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस जगह पर सूरज और धरती की ग्रेविटी यानी खिंचाव एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं।
नतीजा, हमारा सैटेलाइट वहां एक जगह पार्क हो जाता है और बिना किसी रोक टोक के 24/7 सूरज पर नजर रख सकता है ना कमाल की जगह। और 2024 की शुरुआत भी एक जबरदस्त कामयाबी से हुई। एक्सपोसैट मिशन। इस मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत अमेरिका के बाद दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है जिसके पास ब्लैक होल्स जैसी रहस्यमयी चीजों को स्टडी करने के लिए अपनी एडवांस्ड ऑब्जर्वेटरी स्पेस में है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी लीग है। तो अभी तक का सफर तो शानदार रहा है, लेकिन आईएसआरओ यहीं रुकने वाला नहीं है। भविष्य के प्लान्स तो और भी ज्यादा बड़े और दिलचस्प हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत के स्पेस एडवेंचर का अगला चैप्टर क्या कहता है। तो आगे की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है गगनयान, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। टारगेट है 2027 तक 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना। और हाँ, उनसे पहले व्योमित्र नाम की एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा सब कुछ चेक करने के लिए। इसके ठीक बाद 2028 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान है। इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान-1 और जापान के साथ मिलकर चांद के डार्क साइड को एक्सप्लोर करने के लिए लूपेक्स मिशन भी पाइपलाइन में है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है निसार मिशन। ये नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है और 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। इसकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि ये हर 12 दिन में पूरी दुनिया का नक्शा बना देगा। क्लाइमेट चेंज, भूकंप जैसी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए ये एक गेम चेंजर साबित होगा। और लंबी छलांग लगाने के लिए इसरो अब एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV पर काम कर रहा है। इसकी खासियत क्या होगी? ये एक रीयूजेबल रॉकेट होगा, मतलब SpaceX की तरह इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे मिशन का खर्च बहुत कम हो जाएगा। और इन सब का सबसे बड़ा मकसद क्या है? साल 2040 तक चांद पर एक भारतीय को लैंड कराना। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4410 किलोग्राम। ये सिर्फ एक वजन नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा सिंबल है। क्यों? क्योंकि 2025 में ISRO इसी 4410 किलो के भारी भरकम सैटेलाइट को अपनी जमीन से अपने ही बाहुबली LVM-3 रॉकेट से लॉन्च करने वाला है। अब तक इतने भारी सैटेलाइट्स के लिए हमें दूसरे देशों के रॉकेट्स का सहारा लेना पड़ता था, तो ये लॉन्च एक तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का ऐलान होगा। तो सोचिए, एक बैलगाड़ी से शुरू हुआ सफर आज स्पेस स्टेशन और चांद पर इंसान भेजने के सपने तक पहुंच चुका है। ये कहानी वाकई में असाधारण है, पर ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि अगर 2040 तक हम चांद पर होंगे तो उसके बाद क्या? अगला पड़ाव कहाँ होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।